गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पाठ नंबर 3 बुक रहेगी हमारी पृथ्वी हमारा आवास और लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो पहला प्रश्न रहेगा हमारा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो लेसन पढ़ा था हमने, तो उसके पहले ही पहरे में ये दिया गया था घूर्णन और परिक्रमण, कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। अंडरलाइन भी करवाई थी हमने। तो उत्तर लिखेंगे। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की इस गति से दिन रात बनते हैं। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, इसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन। और पृथ्वी की ये जो गति है, इस गति से क्या बनते हैं? दिन और रात। अब आता है परिक्रमण। पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। इसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो परिक्रमण क्या बताया है कि 365 से 1/4 दिन में जो है ना, सूर्य के चारों ओर अपने चक्कर पूरा करती है, और इसी को हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा जो करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, और परिक्रमण के कारण ही जो है ना ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लीप वर्ष क्या है? ठीक है, लीप वर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। इस समय को एक वर्ष कहा जाता है। परंतु हम प्राय 365 दिन का एक वर्ष गिनते हैं। इस प्रकार हर वर्ष 1/4 दिन का समय शेष बच जाता है और चौथे वर्ष एक दिन पूरा हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। इसी वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। इसमें अन्य वर्षों से एक दिन अधिक होता है। तो बताया गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय कितना लेती है? 365 से ही 1/4 दिन वो लेती है। तो इसको हम समय का एक वर्ष कहते हैं, और परंतु हम इसको 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। तो जो 1/4 जो समय बचा है दिन का, वो शेष बच जाता, तो 4 साल में वो शेष बचा हुआ समय एक दिन बन जाता है, 24 घंटे बन जाते हैं। और उन 24 घंटे यानी कि एक दिन को हम उस चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, और उसी को हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष। और ये जो एक दिन बना है, ये फरवरी के महीने में इसको ऐड करते हैं। फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयानांतों में अंतर बताइए। उत्तर लिखेंगे। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है।
सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं। इसे उत्तर अयानांत कहते हैं। क्या बताया कि भाई 21 जून की बात है, ये 21 जून को बता रहा है कि उत्तरी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की ओर झुक जाता है, झुका रहता है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो परिणाम इसका क्या होता है कि परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं, और इसी को क्या कहेंगे, उत्तर अयानांत। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिण अयानांत की बात करते हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, अतः सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें लंबी होती हैं। इसे दक्षिणी अयानांत कहते हैं। तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो 21 जून की बात थी, ये 22 दिसंबर की बात है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, उसमें उत्तर की ओर झुका हुआ होता है, लेकिन इसमें दक्षिण की ओर झुका होता है, और अतः सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी अयानांत कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विषुवत क्या है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं, विषुव। ठीक है, दोबारा सुनो कि भाई 21 मार्च और 23 सितंबर, दो डेट बता दी हैं इसने कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा उसमें दिखाई गई थी, ग्लोब बनाया गया था, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिस पर अक्ष, जो पृथ्वी का जो अक्ष कहा जाता है, काल्पनिक जो रेखा है वो हमारी विषुवत रेखा होती है। तो उसी की बात कर रहा है ये कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं सीधी, और इस समय कोई भी ध्रुव, चाहे उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयानांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? उत्तर लिखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर एवं दक्षिण का अयानांत पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण अलग अलग समय पर होता है। जब उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है तब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयानांत और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयानांत होता है। इसी प्रकार जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयानांत और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अयानांत होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जाड़े एवं गर्मी का अयन काल अलग अलग समय में होता है। तो
तो क्या बताया कि जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण अलग अलग समय पर होता है। जब उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है तब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। मतलब दक्षिण अयनांत उत्तरी अयनांत में दिन लंबा और रात छोटी होती है, दक्षिण अयनांत में उल्टा होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इसी प्रकार जब दक्षिण ध्रुव सूर्य के सामने और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है, इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जाड़े एवं गर्मी का जो अयन काल होता है वो अलग अलग समय में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? ध्रुवों पर 6 महीने का रात और 6 महीने की दिन होती हैं, 6 महीने के, वो पढ़ेंगे। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। अतः पूरे 6 मास तक सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ती हैं और यहाँ 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत इन 6 महीनों में दक्षिणी ध्रुव सूर्य से परे रहता है और वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती। इसलिए इन 6 महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। अगले 6 महीनों में अर्थात 23 सितंबर से 22 मार्च तक स्थिति इसके विपरीत होती है। परिणाम स्वरूप इन 6 मासों में दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। समझ आ रही है? दोबारा सुन लो फिर कि पृथ्वी का जो अक्ष है उस झुकाव के कारण, अक्ष के झुकाव के कारण 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। कितने हैं? 22 मार्च से 23 सितंबर, लगभग 6 महीने हो जाते हैं। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और पूरे 6 मास तक सूर्य की किरणें वो उत्तरी ध्रुव पर पड़ती हैं और 6 महीने, यहाँ 6 महीने का दिन होता है और इसके बिल्कुल अपोजिट विपरीत इन 6 महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, सूर्य से दूर होता है दक्षिणी ध्रुव और वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। इसलिए इन 6 महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। अगले 6 महीनों अर्थात 23 सितंबर से 22 मार्च तक स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। परिणाम स्वरूप इन 6 मासों में, महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर 6 दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, प्रश्न दिया है इसने, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो गतियाँ 2 प्रकार की बताई हैं पृथ्वी की, एक परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। जो अक्ष पर होती है वो घूर्णन गति होती है और जो सूर्य के चारों ओर होती है वो परिक्रमण गति होती है। तो इसने ऑप्शन दिए हैं 3, घूर्णन गति, परिक्रमण गति और झुकाव। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? परिक्रमण गति हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। अभी मैंने इससे पहले जो प्रश्न आया था, अभी करवाया गया था,
उसमें बताया था कि वो 21 जून को विषुवत पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं, जिसमें दिन और रात बराबर बताए गए थे। तो सही आंसर होगा हमारा 21 जून। आगे चलते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? लेसन पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था जापान में, भारत में या ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या बताया गया था? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, और हमारे भारत में सर्दियों में मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। नेक्स्ट चलते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो वो होता है किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और दिन जो बनते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। ये तुमने ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट चलते हैं। खालिस्तान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अभी प्रश्न किए थे हमने, उनमें बताया था कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो एक दिन बचता है, एक चौथाई दिन जो बचता है, वो हर एक साल इकट्ठा हो जाता है और चौथे साल में उसको जोड़ दिया जाता है। और वो चौथा साल में अगर उसको जोड़ेंगे तो एक वर्ष में 366 दिन हमारे बन जाते हैं, और उसी को हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहा जाता है? जिससे दिन और रात बनते हैं, उसको क्या कहेंगे? अभी इसी में बताया था थोड़ी देर पहले, जो हम वो कर रहे थे, सही विकल्प पर निशान लगा रहे थे, उसी में बताया था कि जो घूर्णन गति होती है उसके कारण जो ना दिन रात बनते हैं, और जो परिक्रमण जो गति होती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खालिस्तान कक्षा में घूमती है। तो किस में घूमती है? दीर्घ वर्ताकार में। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार में वो घूमती है। अगला है, 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? वो पड़ती हैं कर्क रेखा पे, जिससे दिन लंबा और रात छोटी होती हैं। और हमारा आखिरी रहेगा, खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में, सर्दियों की ऋतु में जो है ना दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। सभी बच्चों ने इनको कॉपी में लिखना है, सुंदर लिखाई में, और इनको याद करना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।